Yes, is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. We have completed this last topic, that is dividend decision. Now we have to start with our next topic, that is financial planning. So, concept of financial planning. Financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of an organization, future's operation. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of the funds and help in smooth functioning of an organization. It takes into consideration the growth, performance and investment and requirement of funds for a given period. फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अपनी कंपनी का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट क्या मतलब होता है कि कौन, जैसे अपन अपने स्कूल के अंदर एग्जाम के अंदर ब्लूप्रिंट बनता है, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनता है, तो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट अपने को क्या बताता है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फाइन वो जो क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर डिजाइन किया जाता है कि एक टोटल जो चैप्टर है वो टोटल चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स वो कैरी करता है, प्लस उस चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और किस किस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कि मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या करता है कंपनी का? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कंपनी के, कि अपने पास में कहाँ कहाँ पे से फंड आएगा, कहाँ कहाँ पे से फंड अपन किस किस रेट के अंदर अपन फंड लेकर आएंगे, प्लस उस फंड को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अपना जो फंड से रिलेटेड, बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी जो भी इनकमिंग है आउटगोइंग है उसकी, वो सब चीजें किसमें मेंशन्ड है? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के अंदर मेंशन है। तो उस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बनाने का काम जो होता है वो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाने का काम अपना किसमें होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मींस इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में किस तरीके से क्या क्या काम करने वाली है, उसका सारा जो ब्लूप्रिंट होता है वो कहाँ पे क्रिएट होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्रिएट होता है। टॉप टिप में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू और अ सब्स्टिट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फेसिंग ऑल्टरनेटिव and financing alternative by focusing on their cost and benefits. Its objective is to increase shareholders' wealth. Financial planning, on the other hand, aims at smooth operation by focusing on fund requirement and their availability in the light of financial decision. All financial decision require careful financial planning. क्या बोला है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ना तो उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बराबर है ना उसका सब्स्टिट्यूट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी यही काम करते हैं अपन कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कहाँ से कितने फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास में अवेलेबल है, उनकी कॉस्ट और ये सब चीज़ें, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें अपन डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना। फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही होती है सेम। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि इट एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड की जरूरत है, अपन उसमें कितना क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ से फंड लेकर आना है, और यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं कितने फंड की जरूरत है, कितनी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, और ये सारे डिसीजन बहुत केयरफुली लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट definitions of financial planning. The process of estimating the fund requirement of a business and specifying the source of fund is called financial planning. अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी। Objectives of financial planning. The objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time. Thus, financial planning strives to achieve the following twin objectives: to ensure availability of fund wherever required, to see that the firm does not raise resources unnecessarily.
क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के? पहला ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि जब भी मुझे फंड की जरूरत हो, तब जब भी मेरे को फंड की जरूरत पड़े मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, तब मेरे पास में फंड अवेलेबल हो जाए। सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि ऑर्गेनाइजेशन में जब फंड की जरूरत है तभी वो फंड रेज करे, उस जब जरूरत नहीं है पैसे की तब वो फंड, कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी फंड रेज ना करे। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के, इनको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। टू ensure availability of fund whenever required, it involves estimation of the fund required, the time at which these funds are to be made available, and the sources of these funds. If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitment and carry out its plan. वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टू सी द firm does not raise resources unnecessarily. If excess funds are available, it will unnecessarily increase the cost and the fund will remain idle. Obviously, अगर मैं कहीं मान लो डेप्ट कैपिटल से फंड रेज कर रहा हूँ, मैंने कोई लोन लेके फंड रेज करा, अब मुझे 5 लाख की जरूरत थी और मैंने 10 लाख का लोन ले लिया, मैंने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए आइडल मेरे पास में कैश अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी मेरी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। जो इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट तो मुझे किस पे पे करना है, पूरा 10 लाख के ऊपर पे करना है, मगर मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5 लाख की थी, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीस का फंड है वो मेरे पास में आइडल सिचुएशन में पड़ा है, तो वो मेरे को अर्न करके तो दे नहीं रहा, मगर उसमें मुझे इंटरेस्ट और पे करना पड़ रहा है। इट में ऑल्सो एंकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का मतलब जो अपना एक्स्ट्रा फालतू में इंटरेस्ट पे हो रहा है, दैट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडुकेट फंडिंग। तो एक्सेस फंडिंग करना भी उतना ही गलत है जितना इनएडुकेट फंडिंग है, कि मेरे को 5 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख रुपए रेज कर पा रहा हूँ, तो वो भी गलत है, और 5 लाख की जरूरत में मैंने 10 लाख रुपए रेज कर लिए, वो भी गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. By doing so, it helps the firm to prepare for the future. For example, a growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turn out to be 15% or 25%. Many times many items of expenses shall be different in these three situations. By preparing a blueprint of these three situations, the management may decide what must be done in each of these situations. These preparations of alternative financial plan to meet different situation is clearly of immense help in running the business smoothly. देखो क्या बोला हुआ है इसमें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले कि ये अपने को हेल्प करता है फ्यूचर को फोरकास्ट करने में इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छे से एग्जांपल समझा रखा है कि कंपनी ने अपना जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी कि इस साल मेरी सेल्स जो है वो 20% ग्रो करेगी। उनका जो मेन टारगेट है वो क्या है, अपनी इस साल की सेल्स को 20% ग्रो कराना। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, 20% की सेल इंक्रीज होना। मगर जो उन्होंने प्लान सेट करे, वो प्लान्स 3 सेट करे, एक प्लान की जगह उन्होंने 3 फाइनेंशियल प्लान सेट करे कि अगर ग्रोथ 20% हो, अगर ग्रोथ 15% हो और अगर ग्रोथ 25% हो, तो तीनों केसेस के अंदर कंपनी के किस तरीके के कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने एक्सपेंसेस में करूंगा तो मेरे को ये वाली ग्रोथ परसेंटेज मिलेगी। तो एक सिचुएशन की जगह मल्टीपल सिचुएशंस का प्लान, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स बनाने से क्या हेल्प मिलती है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान बनाने से क्या हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मान लो कंपनी की ग्रोथ, मैंने तो 20% का टारगेट लेके चल रहा हूँ, मगर क्वार्टरली अगर मैं चेक करता जा रहा हूँ तो कंपनी की क्वार्टरली ग्रोथ 15% की आ रही है, तो मुझे मेरे पास में अगर 15% का भी पूरा प्लान बना हुआ है, तो मेरे को आइडिया रहेगा कि इस 15 को अगर मेरे को मेंटेन करके रखना है, इसको और गिराना नहीं है, 15 से सेकंड क्वार्टर में आते आते 10% ना रह जाए, 15 पर ही मेंटेन करके रहे। तो 15 पे मेंटेन करने के लिए मुझे कितने एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, it helps in avoiding business shocks and surprises and help the economy in preparing for the future. अगर मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करी हुई है तो मेरे जो बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस होते हैं
मतलब कभी भी कोई लॉस लग गया बिजनेस के अंदर या कोई भी इस तरीके की कोई भी मिसहैपनिंग हो गई बिजनेस के अंदर, तो उन मिसहैपनिंग से डील करने के अंदर भी कंपनी को हेल्प मिलती है. देन नेक्स्ट, it helps in coordinating various business functions, example sales and production function, by providing clear policies and procedures. अपने जो अलग अलग बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेजेस, मार्केटिंग, HR, ये अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के अंदर भी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग क्लियर कट पॉलिसीज एज टू विच, जैसे प्रोडक्शन पॉलिसी क्लियरली मेंशन करी हुई है कि इस महीने के अंदर 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा. सेल्स में करा हुआ है कि you have a target to sell minimum 5000 units in a month. तो ऐसे अलग अलग टारगेट सेट करे हुए होते हैं, अलग अलग प्लानिंग करी हुई होती है, उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करती है. देन फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. ये फाइनेंशियल प्लानिंग से अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं और फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, उन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट होता है. देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि अपने को कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि मुझे कहाँ से कितना पैसा फाइनेंस लेकर आना है. ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर मेरी प्रॉपर होगी, मुझे मालूम है कि मेरे को कब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ से कितना पैसा लेकर आना है, तो क्या रहेगा, एक लिंक क्रिएट करके रखेगी फाइनेंशियल प्लानिंग. जिससे मैंने जो अपन ने ऊपर पॉइंट सीखा था ना कि 5 लाख की जरूरत है और मैंने 2 लाख ही रेस करे, या 5 लाख की जरूरत है मैंने 10 लाख रेस कर ले, ये दोनों सिचुएशंस ना हो. इन दोनों सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी हेल्प करती है. ठीक है. Then next, it helps in reducing waste, duplication of efforts, gaps in planning and confusion. ये क्या करता है अपना, वही अगर प्रॉपर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है तो वही देखो उसी पॉइंट को वापस रिपीट करा हुआ है इन्होंने. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. वेस्ट कैसे, इंटरेस्ट वाला वेस्ट. जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख की जरूरत थी, मैंने 10 लाख रुपए रेज कर लिए, तो वो क्या हो गया, वो वेस्ट है ना. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, मेरी मेहनत भी एक्स्ट्रा गई और मेरे को नुकसान भी, एक्सेस एक्सपेंडिचर भी मेरे को फेस करना पड़ा. देन नेक्स्ट, it serves as a control technique as it makes evaluation of actual performance easier by spelling out detailed objective for various business segment. मेरे जितने भी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है उनके लिए पहले से स्टैंडर्ड सेट करे हुए होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करे हुए होते हैं. तो उन ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो टारगेट सेट किए हुए हैं, उन टारगेट से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो वो सेगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मैच करना, इवेल्युएट करना बहुत इजी है. फॉर एग्जांपल, मैंने पहले से टारगेट सेट करा हुआ है कि इस साल जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो मान लो 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन में करूंगा पूरे साल में. तो 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरे साल में कर रहा हूँ, दैट मीन्स मंथली कितना हो गया, 100 यूनिट्स. अब मैं हर महीने के एंड के अंदर चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो ग्रोथ है, मेरा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर रहा है नहीं कर रहा है. अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स बिजनेस इज गोइंग गुड. अगर 100 से कम यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बिजनेस में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, कोई ना कोई वर्किंग स्टाइल में मिस्टेक हो रही है, जिससे जो मेरा स्टैंडर्ड था 100 यूनिट्स पर मंथ का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा. ठीक है. देन नेक्स्ट, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. वही चीज है, आपका जो प्रेजेंट है उसको फ्यूचर के साथ में लिंक कर रहा है. फ्यूचर के साथ प्रेजेंट को लिंक कैसे कर रहा है, फॉलो अप एक्शन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसके थ्रू. मेरा फ्यूचर क्या है कि मेरे को एक साल में 1200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है. और मेरी प्रेजेंट क्या है कि मेरा एक मंथ के अंदर 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है. तो अब 90 को 1200 तक कैसे लेके जाना है मंथली बेसिस के ऊपर, उसका वो चीजें चेक करने का, वो चीजें वो प्लान आउट करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग काम करती है. देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अब देखो, दो तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स financial planning includes both short term as well as long term planning. Long term financial planning relates to long term growth and investment. It focuses on capital expenditure program. Short term financial planning covers short term financial plan called budget. देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है,
सबको इजीली समझ में आता है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और उसमें जो अपन प्लानिंग करके जो क्रिएट करते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, अपन बजट क्रिएट करते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट यू मीन बाय बजट? बजट सबको मालूम होगा, अभी जैसे अपनी अपनी पूरी कंट्री का भी बजट पास होता है, हर फैमिली में भी बजट पास होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी बजट पास होता है। तो बजट जो है वो हर कोई प्रिपेयर करता है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे मंथली बजट बना रहे हैं, जैसे आपके पापा मम्मी भी मंथली बजट बना के क्रिएट करते हैं कि भाई मेरा मंथली बजट कितना होगा, कि मेरे पूरे महीने के अंदर घूमने फिरने पे इतने पैसे खर्च होंगे, मेरे पेट्रोल पे इतने पैसे खर्च होंगे, अगर रेंटेड घर है तो रेंट पे इतना पैसा खर्च होगा, बिजली पानी पे इतना पैसा खर्च होगा, मेरे खाने पीने पे इतना पैसा खर्च होगा। तो ऐसे बजट सेट किया जाता है कि हर आइटम का, हर आइटम वाइज मैंने अलग अलग बजट क्रिएट करा। अब पूरे महीने में एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि कितने कितने एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूँ, और उन एक्सपेंसेस को फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मैं बजट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा बजट ओवर बजट तो नहीं गया, या मैंने बजट के अंदर रह के काम करा नहीं करा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। देन फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट। सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान for the next 5 years. It will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो फाइनेंशियल प्लान बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू प्रिपेयर अ सेल्स फोरकास्ट। मतलब अगर मैं नेक्स्ट 5 इयर्स का फाइनेंशियल प्लान बना रहा हूँ, तो सबसे पहले जो फर्स्ट काम करूंगा वो क्या करूंगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरी कितनी कितनी सेल होगी वो फोरकास्ट करना। ठीक है। Then next, preparation of financial statement. Based on sales forecast, the financial statements are prepared keeping in mind the requirement of funds for investment in fixed capital and working capital. देखो, सेल्स अगर अपने पास में आ जाती है तो सेल्स के बेसिस के ऊपर मैं मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। अपने को 11th में जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मिला था उसके अंदर भी क्या था, आप लोगों को हमने सेल्स प्रोवाइड करी थी कि आपको पूरे साल भर के अंदर इतने लाख की सेल्स करनी है, या इतने हजार की सेल करनी है, या इतने लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। तो अगर सेल्स निकल जाती है तो सेल्स के बेसिस के ऊपर फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार करती है। जैसे मान लो पर डे की सेल थी मेरी 5000 रुपीज, पर डे की 5000 सेल है, तो पूरे महीने भर के अंदर कितनी सेल कर दी मैंने, तो पूरे महीने भर के हिसाब से पूरे साल भर में कितनी सेल कर दी, उस सेल के अकॉर्डिंग मैंने एक मेरे रफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के रेडी कर दिए कि अगर इतनी सेल्स मेरी 5000 रुपए पर डे की सेल्स अगर हो रही है, पूरे साल भर में इतनी सेल हो रही है, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस सेल्स के अकॉर्डिंग मैं मेरे जो मेरी कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग निकाल सकता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस निकाल सकता हूँ, हर महीने का जो फिक्स चार्जेस है वो फिक्स चार्जेस में निकाल सकता हूँ। तो सेल्स की बेसिस में हमें हर चीज चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने कितने क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितना मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो मैंने बताया आपको सेल्स के बेसिस के Excuse ऊपर me, अपन sir. ने। यस, टेल मी। Sir, can you repeat that point? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। Yes, sir. देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अपन सेल्स के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर मेरे को अब जब मैं सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को मेरी कॉस्टिंग तो मालूम है कि मेरे कॉस्टिंग कितनी है, मेरे कितने कितने एक्सपेंसेस हैं, मेरा रेंट कितना जाएगा, मेरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट अ रैंडम कितने जाएंगे, कितनी मैं सैलरी पे करूंगा। तो सेल्स फोरकास्ट करके मैंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए कीपिंग इन माइंड कि कितना मुझे इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल में करना है, कितना वर्किंग कैपिटल में करना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्रिएट होगा कि मैं एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल पाऊंगा कि मेरे को अगर मेरी इतने पर डे की सेल 5000 रुपए होती है, पर डे की सेल 10,000 रुपए होती है, या पर डे की सेल 2000 रुपए होती है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग मेरी टोटल सेल्स कितनी होगी, उन टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है। Then next, estimation of source of external fund. The source from which the external fund requirement can met are identified. मेरे को अगर एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है तो एक्स्ट्रा फंड्स के अंदर मैं कहाँ से फंड रेज कर सकता हूँ,
और कितना कितना फंड रेज कर सकता हूँ, ये फंड के कहाँ से मैं रेज करूंगा, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल करूंगा, मतलब मेरे पास में कितने अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल है, सबकी कितनी कितनी कॉस्टिंग है, ये भी एस्टिमेट करने का काम इसी के अंदर होता है। देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट का मतलब कि पूरे साल भर में कितना कैश आएगा और पूरे साल भर में कहाँ से कितना कैश जाएगा, इसका पूरा एक बजट क्रिएट करके सेट करना, ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। तो ये अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस था। पहला सेल्स फोरकास्ट करना, देन सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सेल्स के बेसिस पे, देन थर्ड अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना, देन मेरे को कितने कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी और वो फंड कहाँ से अवेलेबल होगा, वो रिक्वायरमेंट सेट करना, और पूरे साल भर में कितना कैश का इनफ्लो है और कितना कैश का आउटफ्लो है वो चीज चेक करना। तो दिस इज फुल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, देन अपने को एक बार रीकैप के अंदर एक दे रखा है, देखो फटाफट एक बार पढ़ लो, क्विकली रीकैप एक बार पढ़ लो आप। यस, हैव यू रेड? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज अपना, एक तो वो जो सीबीएसई रजिस्ट्रेशन वाला काम है, वो रजिस्ट्रेशन वाला काम कंप्लीट कर लेना आप लोग, है ना। उसके ऊपर अपन अभी क्लास के एंड में डिस्कशन कर लेंगे एक बार। देन आपको उसमें अब ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, देन की स्टडीज दे रखी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी अपन सारे पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टाइम कम है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure refers to the mix between shareholders fund and borrowed fund. Now, what do you mean by capital structure? Capital structure means कि अपने पास टोटल जो अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड करी हुई है बिजनेस में, फॉर एग्जांपल 10 लाख के कैपिटल मैंने बिजनेस में लगा रखी है, तो वो 10 लाख की कैपिटल किससे मिलके बनी, उसमें ओनर्स फंड कितना है और बोरोड फंड कितना है, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कि मैं 10 लाख में 40%, दैट इज 4 लाख रुपीज, तो इक्विटी लगा रहा हूँ, 6 लाख रुपए फंड रेज कर रहा हूँ, या वाइस वर्सा 6 लाख रुपए इक्विटी लगा रहा हूँ, 4 लाख रुपए का फंड रेज कर रहा हूँ। तो ये जो डिसीजन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, दैट इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। टोटल कंपनी के आउटसाइड फंड्स कितने हैं अपॉन टोटल कंपनी की ओनर्स इक्विटी कितनी है, और एज अ प्रपोर्शन ऑफ द डेब्ट इन टोटल कैपिटल, दैट इज डेब्ट अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट प्लस इक्विटी। द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन इट्स टोटल कैपिटल इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लिवरेज। देखो लिवरेज वर्ड जो यूज किया जाता है, लिवरेज मींस रिस्क, ठीक है। तो द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज, मींस फाइनेंशियल रिस्क। कि मेरी टोटल कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए की, उसमें से अगर मैंने 6 लाख रुपए फंड बाहर से बोरोड फंड से रेज करा हुआ है, तो मेरी फाइनेंशियल रिस्क कितनी है, 60% की फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। Financial leverage is computed as debt upon equity or debt upon total equity. As the financial leverage increases, the cost of fund declines because of increased use of cheaper debt, but the financial risk increases. जितना जितना मेरी फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा, मतलब मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतनी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो
डिक्रीज होता जाएगा। मतलब इस चीज को समझो, देखो कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ। देखो नीचे वाली अभी ये जो एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये चीज को समझना कि फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होने से अपना कॉस्ट ऑफ फंड किस तरीके से डिक्रीज होता रहता है, बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस can be seen through EBIT EPS process. EBIT means earning before interest and tax, and EPS मतलब earning per share. Company X Limited has total capital of 30 lakh. Tax rate is 30%. Rate of interest on debt is 10% per annum. EBIT is 4 lakh. Three situations are considered when there is no debt, when there is a debt of 10 lakh, when there is a debt of 20 lakh. ठीक है, अपने को क्या बोला हुआ है, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 30 लाख रुपए की, टैक्स रेट कितनी लग रही है 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है मेरे पे 10% का, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे कितना दे रखा है 4 लाख रुपए का। तो तीनों सिचुएशन में मैंने अलग अलग लिखा, ऊपर हेडिंग डाल ली सिचुएशन 1 2 3। ईबीआईटी सबसे पहले तीनों में मेंशन कर दिया, तीनों में ईबीआईटी कितना है 4 लाख रुपए का। अब सबसे फर्स्ट ईबीआईटी के अंदर से अपन क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन माइनस इंटरेस्ट, तो अपना आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो अपना आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपना क्या निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ईबीआईटी लिखा मैंने तीनों में 4-4 लाख रुपए, देन इंटरेस्ट माइनस करा। अब फर्स्ट वाले जो सिचुएशन है उसमें फर्म के पास कोई भी डेप्ट नहीं है, अगर डेप्ट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना आ गया निल। फिर सेकंड सिचुएशन में 10 लाख रुपए का डेप्ट कैपिटल है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर ये 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख रुपए इसने इंटरेस्ट पे कर दिया। सेकेंड सिचुएशन में 20 लाख की डेप्ट कैपिटल है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट पे करेगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया तीनों में 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब टैक्स रेट अपने को दे रखी है 30% की, तीनों में से 30% माइनस करा, 4 लाख में से 30% माइनस करा तो कितना बच गया 2,80,000, 3 लाख में से 30% माइनस करा कितना बच गया 2,10,000, 2 लाख में से 60,000 माइनस करा कितना बच गया 1,40,000। अब देखो टोटल कैपिटल कितनी थी फर्म की 30 लाख रुपए। फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर मेरे पास कोई भी डेट नहीं है, मतलब पूरी 30 लाख की जो कैपिटल है वो मैंने इक्विटी शेयर से इशू कर रखी है। मान लो एक शेयर जो है इक्विटी शेयर वो कितने का है 10 रुपए का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 30 लाख डिवाइड बाय 10, तो 3 लाख। सिंपल कैलकुलेशन है ये कि अगर मेरी कंपनी है जिसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख रुपीस, और उसने एक भी पैसा बाहर से लोन नहीं ले रखा, मतलब पूरे जो 30 लाख रुपए हैं वो इसने क्या कर रखे हैं खुद के पास से रेस करे हुए, और खुद के पास से रेस करने का मतलब इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेस करे हुए। एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रखे हैं इसने 30 लाख अपॉन 10 रुपए, दैट इज 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख शेयर्स। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में डेब्ट कैपिटल 10 लाख रुपीस की थी, 10 लाख की डेब्ट कैपिटल है, टोटल कैपिटल 30 लाख है, तो मेरी इक्विटी शेयर से कैपिटल कितनी रेस करी होगी 30 माइनस 10 दैट इज 20 लाख, और 20 लाख अगर कैपिटल रेस करिए एक शेयर 10 रुपए का है, तो 20 लाख अपॉन 10, तो कितना आ गया नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। थर्ड सिचुएशन के अंदर मेरी डेब्ट कैपिटल कितनी है 20 लाख रुपए, टोटल कैपिटल है 30 लाख रुपए, तो 30 लाख में से 20 लाख गए, तो टोटल मेरी जो ओनर्स इक्विटी है ओनर्स कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख, और एक शेयर को अगेन 10 रुपए गए, 10 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स आ गए। अब देखो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है कि टोटल सब इंटरेस्ट टैक्स सारे खर्चे सब कुछ करने के बाद मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना बच रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने मेरे पास में शेयर्स हैं, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर मैंने कितना अर्न करा। तो फर्स्ट वाले सिचुएशन में देखो टोटल मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था 2,80,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 3 लाख, 2,80,000 अपॉन 3 लाख, तो कितना आ गया पर शेयर कितना अर्न करा मैंने 0.93। सेकेंड सिचुएशन में 2,10,000 डिवाइड बाय वही 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर कितना अर्न करा मैंने 1.05। थर्ड सिचुएशन में मेरा टोटल अर्निंग कितनी थी 1,40,000 की, पर शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1 लाख, तो डिवाइड करा तो पर शेयर मैंने कितना अर्न कर लिया 1.40।
तो द कंपनी एक्स लिमिटेड अर्न्स 0.93 पर शेयर इफ इट इज अनलिवर्ड। अनलिवर्ड मतलब कि उसके पास में कोई भी डेप्ट ना हो। with debt of 10 lakh its EPS is 1.05 and with still higher debt of 20 lakh EPS rises to 1.40. This is called as trading on equity. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब कि मैं बाहर से पैसा रेज करके और खुद के पैसे पे ट्रेड कर रहा हूं। मैंने बाहर से पैसा रेज करा, मेरी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 30 लाख। मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 30 लाख। 30 लाख में से मैंने 20 लाख रुपए तो बाहर से लेकर आया। बाहर के पैसे को लाके खुद के पैसे पे, मतलब बाहर के पैसे के ऊपर काम करके जो अपन ट्रेडिंग करते हैं कि मैंने बाहर के पैसे पे काम कर रहा हूँ, खुद का पैसा मैंने सेव करके रखा हुआ है, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जितना मैं बाहर का पैसा ज्यादा यूज करता जा रहा हूं, उतना मेरा देखो जो अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर है वो इंक्रीज होता जाता है। जितना मेरा, अब ये चीज कब काम करेगी? व्हेन द कॉस्ट इज लोअर देन मतलब योर रिटर्न। इस चीज को ढंग से समझना, वापस बता रहा हूं। ये वाली जो सिचुएशंस है, ये वाली जो सिचुएशन है कि अपने को जितना बाहर का पैसा इंक्रीज होता जा रहा है, जितना बोरोड फंड इंक्रीज होता जा रहा है, उतनी मेरी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज कब काम करेगी? व्हेन योर रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या होता है? जिस रेट के ऊपर मुझे लोन मिल रहा है, और रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। अब देखो, अगर मेरे को इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसमें अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? मेरा सिंपल टर्म्स में अगर मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EBIT, मतलब अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो देखो मेरी ROI कितनी आ रही है कंपनी की? 13.33% आ रही है। मैंने टोटल जो अर्न करा दैट इज 4 लाख अपॉन टोटल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 30 लाख इनटू 100। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो मेरी जो रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 13.33%। और मैंने जिस रेट पे लोन ले रखा था, वो लोन कितने पे ले रखा था? 10% पे। तो जब तक ये 10% से ज्यादा है, मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा है, तब तक मेरे को बाहर के पैसे पे काम करने में बेनिफिट होगा। सिचुएशन जैसे ही चेंज होगी कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो 15% है और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 13% है, तो मेरे को किस सिचुएशन में प्रॉफिट होगा? इस वाली सिचुएशन में प्रॉफिट होगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ेगा, उस टाइम पे खुद के पैसे में काम करने में अपने को फायदा होगा और बाहर वालों के पैसे पे काम करने में नुकसान होगा। देखो सिंपल सी सिचुएशन है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, इस चीज को ऐसे समझो। आपके पास में 30 लाख रुपए कैश पड़ा है, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन है कि 30 लाख रुपए में से आपने 20 लाख रुपए तो बाहर से रेज कर लिए, ठीक है? 10 लाख रुपए खुद के लगाए और खुद के जो 20 लाख रुपए बचे हुए हैं ये आपने बाहर इन्वेस्ट कर दिए। अब देखो, आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 13.33% का रिटर्न मिल रहा है। और आप खुद की कंपनी के लिए जो बैंक से लोन ले रहे हो तो वो लोन कितनी परसेंट पे मिल रहा है? 10% में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल होगा। मैं मेरा पैसा बाहर चढ़ा दूंगा इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब अगर मेरे को मेरे जैसे बैंक में डिपॉजिट करना है, एक बैंक है जो मुझे लोन दे रही है, दूसरा बैंक है जो मेरे पैसे को डिपॉजिट कर रही है। जो पैसे को डिपॉजिट कर रही है वो मुझे 13% का इंटरेस्ट पे कर रही है, जहां से मुझे लोन मिल रहा है वो 10% का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो मैं क्या करूंगा? कोई भी समझदार आदमी क्या करेगा कि वो अपने खुद के पैसे को तो क्या करेगा? बैंक में डाल देगा, तो वहां पे मुझे 13% की इनकम आना चालू हो जाएगी। और बिजनेस करने के लिए उस दूसरे वाले बैंक से 10% पे लोन ले लेगा। तो मेरे को बैठे बैठे, एक तो मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में तो प्रॉफिट जो कमा रहा हूँ वो कमा ही रहा हूँ, प्लस बैठे बैठे मुझे 3% का बेनिफिट हो रहा है कि मेरे जो पैसे आ रहे हैं मेरे पास, वो पैसे आ तो रहे हैं 10% की रेट से, और मेरे जो पैसे जा रहे हैं जहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहा है, मुझे इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम कितनी जनरेट हो रही है? 13% से इनकम जनरेट हो रही है।
तो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि मैं मेरी इक्विटी को बाहर ट्रेड आउट करके और लोगों के पैसे के ऊपर काम करता हूँ. दिस इज नोन एज मेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा. ये उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये वाला एग्जांपल समझाना पड़ेगा. एक आपको ये वाला एग्जांपल क्रिएट करना है, अलग अलग 3 सिचुएशंस लेनी है और तीनों सिचुएशन के अंदर फाइनल ईपीएस निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आपका जो टोटल ईपीएस है वो कितना आ रहा है. ठीक है, आगे पढ़ो. देखो, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी which refers to the increase in profit earned by equity shareholders due to presence of fixed financial charges like interest. इसमें क्या कर रहे हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. जितना इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जितना लोन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, उतना मेरे इक्विटी शेयर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ पे इक्विटी शेयर को 0.93 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को पर शेयर 1.40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है. देन नेक्स्ट, thus the shareholder are likely to gain due to debt or loan component in the total capital employed. How? With higher debt EPS rises. अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि with higher debt is EPS rises, तो आपका आंसर क्या होगा? No, only to the extent it covers cost. Our EPS will rise only to the extent when the return on investment is greater than cost of debt. At that time when the cost of debt is greater than return on investment, we will lose on trading on equity. समझ में आ रहा है? अगर मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ गया, मतलब मैं जो जिस बैंक से लोन ले रहा था वो लोन तो मैं ले रहा हूँ 15% पे, और खुद के पैसे को मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट पे मेरे को 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है. तो 15% पे लोन ले रहा हूँ और खुद के पैसे को 12% पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे को 3% का नुकसान हो रहा है. तो ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला पार्ट है, ये सिर्फ तब तक बेनिफिशियल है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ठीक है, इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फिर अपन ने देखो आरओआई का फॉर्मूला लिखा, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अपन ने कंपनी का आरओआई कैलकुलेट कर लिया. दिस इज हायर देन 10% इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट. With higher use of debt, the difference between ROI and cost of debt increases the EPS. This is a situation of favorable financial leverage, कि मेरी जो फाइनेंशियल रिस्क मैंने ले रखी है वो मेरे फेवर के अंदर काम कर रही है. When ROI is greater than cost of debt, financial leverage is favorable. जब भी मेरा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, हमेशा जो मेरी फाइनेंशियल रिस्क होगी वो कंपनी के फेवर में होगी. In such cases, company often employ more of cheaper debt to enhance the EPS. इसलिए इन situations के अंदर कंपनी डेप्ट फंड से ज़्यादा पैसा रेज करती है so that to increase EPS, अर्निंग पर शेयर. ठीक है, अब आपके 942 हो गई, तो ये जो एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 अपन कल करेंगे. अभी मैं क्लास को यही एंड अप कर रहा हूँ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? यस सर. देखो बहुत इंपॉर्टेंट